जब हमें सेंटर की ज़रूरत नहीं थी तब उन्होंने सेंटर का ज्ञान दिया, तब उन्होंने हिंदुस्तान की बात बताई, तब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार होनी चाहिए। जब हमारे पास अपने इख्तियारात थे, जब हमें स्टेट पॉलिटिक्स की ज़रूरत थी, जब हमने इन दलों को रोकने की ज़रूरत थी, जब शेख ख़ानदान को रोकना था, जब मुफ्ती ख़ानदान को रोकना था, तब हमें स्टेट की पार्टी चाहिए थी, तब मुझे गुलाम नबी आज़ाद चाहिए था। एडीडीसी पर जो आप आग बोला हो गए, तो एक ही महराज, क्योंकि वहाँ पे पूरी काउंसिल थी आपकी, लेकिन एक ही महराज पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? आपको नहीं लगता है कि कहीं लोगों को आपके शोर उठाने से, आपका गुस्सा करने से प्रॉब्लम आती है? महराज हमेशा गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि 1414 करोड़ रुपया मेरे डिस्ट्रिक्ट का बजट था, और मैंने पिछले साल भी कहा था और इस साल भी कहा था कि 1400 करोड़ अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में लग जाए तो बहुत सारे कामों के मसले, हमारे इलाके के मसले ख़त्म हो जाएंगे। इंतज़ामिया की प्रॉब्लम है, हमारी इंतज़ामिया की कमज़ोरी है, या हमारी सरकार की कमज़ोरी है? ये मैं जानना चाहता हूँ। आखिर इस सिस्टम जम्मू कश्मीर में बियर जो है दुकानों पे मिलेगी? देखिए, यहाँ बहुत कुछ मिलेगा, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि दुकानों पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बाद में इनको घर पहुँचाना बड़ा आसान रहता है। नशे मुक्त की बात करते हैं, सुनिए मेरी बात, अब इलेक्शन होने वाले हैं, कहाँ ये ढोएंगे? क्योंकि अगर ये गाड़ियों में लाएंगे तो पुलिस पकड़ेगी, कोई इनका साथी नहीं होगा, बीजेपी के सारे पुलिस वाले तो होंगे नहीं, कोई ऐसी टीम, कोई ऐसा एसएचओ, कोई ऐसा बड़ा तगड़ा ऑफिसर टकर जाए तो वो फिर उनके पोल खोल देंगे। क्या वजह है, क्या फैसला करने वाले हैं? आप पार्टी को छोड़ने वाले हैं या अपने जो पद से रिजाइन देने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाज़रीन इकराम, आज काफ़ी टाइम के बाद हम डीडीसी कहरा जो है महराज मलिक साहब से बात करने जा रहे हैं कि इन्होंने जब भी गुस्सा किया तो हमने इनको उस बात को लेके पूछा, इनसे सवालात उठाए। उसके अलावा इन्होंने कल अपना एक पोस्ट किया था फेसबुक पे जिसमें इन्होंने लिखा था कि मैं जो है कुछ दिनों में जो है एक बड़ा फैसला करने वाला हूँ, और वो उस फैसले को लेके भी, ये क्या बड़ा फैसला करने वाले हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो सरकार ने आज जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने शराब को लेके, मैं बियर को लेके कहूँगा कि उन्होंने जो एक आर्डर निकाला है कि जम्मू कश्मीर में अब जो हमारे आम स्टोर हैं वहाँ पर बियर बिकना शुरू हो जाएगी, उससे भी लेकर सवाल होंगे। और कुछ पॉलिटिक्स को लेके, जो हालिया पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, उस पर भी हम सवालात इनसे ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैं महराज मलिक से ये जानना चाहूँगा कि ये गुस्सा क्यों करते हैं। महराज साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है चनाब टाइम में। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो काम गुस्से से करते हो वो प्यार से भी कर सकते हो, और हम जब भी आपने गुस्सा किया हमने आपसे सवालात पूछे। कुछ रोज़ पहले आपने एक एम्प्लॉय पर लुक का मसला था तो काम वहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन आप बहुत गुस्से में हुए, और हज़ारों लाखों लोगों ने आपकी वो वीडियोज़ को देखा, उस वीडियो को देखा। आखिर मेरा सवाल आपसे रहेगा कि गुस्सा क्यों आखिर? देखिए, ये गुस्से की बात है, और दूसरी तरफ से आप आराम से भी बात कर सकते हैं। दो ही चीज़ें हैं, या तो आप आराम से काम करवा लो या तो गुस्से से, मतलब दो ही चीज़ें हैं, इंसान के पास दो ही तरीके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के, पूरे जम्मू कश्मीर को आप अगर देखेंगे, यहाँ पे कौंसल है और कौंसल के मेंबरान हैं, हर जगह पे यही हालात देखने को मिलते हैं। चाहे आप कहीं की भी सड़क उठा के देख लीजिए, कहीं का भी हॉस्पिटल उठा के देख लीजिए, गवर्नमेंट इदारे जहाँ जहाँ हैं, गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क्स जहाँ पर भी हो रहे हैं, वहाँ पे आवाम को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये खाली कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, जहाँ हंगामा हो रहा है वहाँ पर यहाँ पर अगर महराज हंगामा कर रहा है तो बाकी जगहों पे लोग हंगामा करते हैं। कभी आपको ये भी देखने को मिलता है सड़कें बंद होती हैं, घेराव होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे हमला भी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे तरीक़ों से जो है आवाम अपना गुस्सा निकालती है। आराम से बहुत बार बोलने की कोशिश आवाम भी करती है और महराज भी करता है, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस आवाम की फ़िक्र नहीं होगी तो महराज को चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, ये मजबूरी बन जाती है। मेरे अलावा बहुत सारे डीडीसी यहाँ पर हैं, बहुत सारे कौंसिल के मेंबर हैं, अगर वो आराम के साथ बात करते हैं तो फिर लोग खुश क्यों नहीं हैं? सवाल ये भी है ना कि जो लोग, एक महराज गुस्सा करता है, ठीक है, मेरा गुस्सा करना गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर लोग समझते हैं या आप कहते हैं ठीक है मैं गलत करता हूँ, लेकिन जो आराम के साथ ऑफिसर्स के तलवे भी चाटते हैं, उनको घर पे खाने के लिए भी बुलाते हैं, उनके साथ बैठकर भी
काम करवाते हैं, लेकिन आवाम का काम होता क्यों नहीं बिल्कुल है? बिल्कुल महराज साहब, आपको नहीं लगता है कि कहीं लोगों को आपके शोर उठाने से, आपका गुस्सा करने से प्रॉब्लम आती होगी? क्योंकि आपने देखा कि आपकी मीटिंग थी, काउंसिल की मीटिंग थी, वहाँ भी जो एडीडीसी पर जो आप आग बोला हो गए, तो एक ही महराज, क्योंकि वहाँ पे पूरी काउंसिल थी आपकी, लेकिन एक ही महराज पर देखिए सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? मैं ये वजह जानना गुस्से चाहता के हूँ। पीछे जानना वजह बड़ा ज़रूरी है, हाँ जो आवाम नहीं जानती है। बिल्कुल। मैं पॉलिटिक्स में आया था आवाम की भलाई के लिए, बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए। आपको याद होगा पिछले साल मोदी जी का एक ट्वीट आया था, और ट्वीट के साथ साथ बड़ा फंड पैकेज भी आया था जम्मू कश्मीर में। 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, जो कौंसल के पास दिया था, जिसमें कौंसल के मेंबर हम भी हैं। 20,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज था। बड़े दावे के साथ ये बात हो रही थी कि हमने जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए इतना बजट पहले दिया, आज से पहले नहीं आया। लेकिन उस बजट को ज़मीनी सतह पर जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो महराज जैसे इंसान को तकलीफ़ होती है। हम जब मार्च में प्लान देते हैं तो उसके टेंडर अगर नवंबर दिसंबर में हों तो ज़मीनी सतह पर काम कब होंगे? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है जो मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा। महराज हमेशा गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि 1414 करोड़ रुपया मेरे डिस्ट्रिक्ट का बजट था, और मैंने पिछले साल भी कहा था और इस साल भी कहा था कि 1400 करोड़ अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में लग जाए तो बहुत सारे कामों के मसले, हमारे इलाके के मसले ख़त्म हो जाएंगे और रोज़गार भी मिल जाएगा। क्योंकि 1400 करोड़ जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगेगा वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व भी हो सकती हैं। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि 1400 करोड़ में से जब ज़मीनी सतह पर मार्च के एंड में बात होगी तो 300 करोड़ जो होगा या 200 करोड़ जो है ज़मीनी सतह पर लगेगा। मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो सरकार के ख़जाने में वापस जाएगा, और अगले साल फिर मोदी जी ऐलान करेंगे कि अब हम 40,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर में देंगे। लेकिन महराज सवाल इस बात का करता है, जो दिया है उसमें से आप अगर 70% लैप्स करवा रहे हैं, मुलाजमों को हिदायत दी जाती है। महराज अगर गुस्सा करता है, जिन लोगों से मेरी आवाम परेशान है, जिन ऑफिसर से मेरी आवाम परेशान है, जिनको मेरी आवाम पे हाथ रखना चाहिए था, उनके सरों पे जिन लोगों का हाथ है वो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, और जिन बड़े ऑफिसरों को छोटे ऑफिसरों पे, आवाम पे हाथ रखना चाहिए था, उनके सर पे हाथ बड़े नेताओं का है, जिनको आवाम से कोई मतलब नहीं है। हज़ारों करोड़ रुपया यहाँ से लैप्स हो जाए, जहाँ मेरे घर को 15,000 चलाने के लिए चाहिए था वहाँ मुझे 2,000 दिया जाता है। सर्कुलेशन ऑफ फंड्स जो था जम्मू कश्मीर के अंदर वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। इतना नुकसान जम्मू कश्मीर के अंदर खरबों रुपयों का करवा रहे। फ्रूट के हालात देख लीजिए, जहाँ सेब की बिक्री हर साल हमारी करोड़ों में होती थी, 1,000 करोड़ का नुकसान आज की डेट में हो रहा है। महराज को तकलीफ़ नहीं होगी और किसको होगी? 1400 करोड़ में से मेरी आवाम को 200 करोड़ ये लोग देंगे, तकलीफ़ महराज को नहीं और किसको होगी? बहुत सारे सवाल हैं, वही सवालों के जवाब मैं चीख के चाहता हूँ। क्योंकि इत्मीनान से मार्च में प्लान दिया था, अक्टूबर के महीने में 4% कामों को किया जा रहा है, कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वहाँ जाकर सवाल कौन करेगा? और जिस हाउस के अंदर, वो उसे मैं हाउस मानता हूँ, जैसे पार्लियामेंट होता है, असेंबली होता है, कौंसल का वो छोटा सा हाउस है, हम लोगों को लोगों ने जिम्मेदारी दी है। मैं हाउस में जाकर क्या बात करता हूँ, किस मुद्दे पे बात करता हूँ, मेरी आवाम को पता होना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता लगे कि महराज वहाँ हमारी बात करता है। क्या वो लोग सुनते हैं कि नहीं? देखिए, आज मैं आराम के साथ बोल रहा हूँ, हमने बोला, लेकिन मार्च के एंड पर मुझसे सवाल पूछना, या डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन से पूछ लेना, या डिस्ट्रिक्ट के किसी ऑफिसर से पूछ लेना, बता दीजिए कि इस साल आपने कितना पैसा यूटिलाइज़ किया और कितना आप रिफंड कर रहे हो। सवाल ये भी है, मुझे तकलीफ़ इस बात की है, जब एक काम के लिए महराज 2 लाख देता है तो वहाँ एक टेक्निकल टीम का आदमी आके उसको जो है 2 लाख का एस्टिमेट बनाता है। मैं 2 लाख दे देता हूँ, लेकिन उसके बाद जब ठेकेदार उसी काम को करने की ठान लेता है, वो उसे 1 लाख में भी उठाता है। आप मुझे बता दीजिए, अब क्या डिपार्टमेंट गलत कर रहा है या ठेकेदार गलत कर रहा है? हालांकि वो 1 लाख में भी वही काम कर रहा है, उसमें उसका फ़ायदा भी है, डिपार्टमेंट्स की कमीशन भी है, लेकिन उसके बावजूद 2 लाख का प्लान क्यों बना रहे हैं? कहीं ना कहीं इसको समझने की ज़रूरत है। महराज को इस सिस्टम से तकलीफ़ है।
अगर 2 लाख रुपया का एस्टिमेट एक टेक्निकल आदमी बना रहा है तो वही काम करने के लिए एक ठेकेदार उसको लाख में क्यों कर लेता है और वो उसको 50,000 में कंप्लीट क्यों कर लेता है? तो वो पैसा फंसा क्यों रख रहा है? महराज को तकलीफ है, मुझे सेविंग नहीं होनी चाहिए, इस साल मुझे सेविंग नहीं रखनी है, मुझे सबका सब पैसा ज़मीनी सतह पर लगाना है। मुझे इस चीज़ से नाराज़गी है, मुझे इस चीज़ से महराज तकलीफ साहब, है। आपने सिस्टम की बात की तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सिस्टम जो है हमारी इंतज़ामिया की प्रॉब्लम है, हमारी इंतज़ामिया की कमज़ोरी है या हमारी सरकार की कमज़ोरी है? ये मैं जानना चाहता हूँ, आखिर ये सिस्टम क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा जिन लोगों को आवाम के सर पे हाथ रखना चाहिए था उनको आवाम से कोई हमदर्दी नहीं। वोट लेने के वक्त वो हमें लूट के ले जाते हैं, 1000 पे या धर्म के नाम पे लूट लेते हैं। और उसके बाद मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो एलजी का काम है। एलजी मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर है, ये तो उसके सर जाता है। वो बड़े बड़े दावे करता है, कहता है जम्मू कश्मीर के अंदर विकास हो रहा है। ये एलजी मनोज सिन्हा से पूछ लीजिए, एलजी गवर्नर है ना, हमारे जम्मू कश्मीर का गवर्नर है, मैं सम्मान करता हूं। लेकिन सवाल मेरा है एलजी मनोज सिन्हा से कि अक्टूबर का महीना है और 4% मेरे इलाके के अंदर काम हो रहा है, ये बात उनको पूछनी चाहिए थी कि महराज पूछेगा। वो तो दावे कर रहे हैं। कौन से यही सवाल उस तक पहुंचा दीजिए ना, टैग करके पूछ लीजिए। महराज तो पूछता है, मैं बेबाक हूँ, मैं आपको यहाँ पर अगर बोल रहा हूँ ये बात उस तक पहुँचा दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4% काम अक्टूबर में, और हिली एरियाज बर्फीला इलाका है, सर्दी का मौसम है, आप कब काम करेंगे? और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। और जो लोग बेवकूफ़ों की तरह, जाहिलों की तरह दौड़ दौड़ कर इन नेताओं के पीछे भाग रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं लोगों की बात कर रहे हैं? और ये पार्टियां कब जब वजूद में आएंगी तब लोगों के काम करेंगे। लीडर और सियासतदान में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। लीडर वो होता है जो आवाम के साथ हर वक्त हर महाज पे खड़ा होगा। ये सियासतदान जब सत्ता में बैठेंगे तब आवाम की बात करेंगे। महराज अगर कुर्सी पे नहीं भी होगा, आवाम के साथ खड़ा होकर उसी वक्त आवाज़ उठाएगा। लीडर वो होता है। ये सियासतदान इन्होंने नाम बदनाम किया है, इनकी वजह से हम जैसे लोगों को समझाना पड़ रहा है कि हम लोग ईमानदार हैं। लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? क्योंकि आज तक इन्होंने दलाली का काम किया है और महराज जैसे इंसान को खुद जो है सीना फाड़ कर इन लोगों को दिखाना पड़ा। हम पॉलिटिक्स पे जाना चाहेंगे, बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये सवाल जानना ज़रूरी चाहूँगा, क्योंकि लोगों ने भी कल हमें बहुत सारे फ़ोन किए। आपने जो पोस्ट किया था, आपने अपने उस पोस्ट में लिखा है कि मुझे जो है, मैं बहुत जल्दी एक बड़ा फैसला लेने वाला हूं और मुझे जो मेरे इर्द गिर्द का जो है मतलब काम चल रहे हैं, मैं इनसे सहमत नहीं हूं, मुझे इनसे सहमति नहीं। आखिर क्या वजह है, क्या फैसला करने वाले हैं? आप पार्टी को छोड़ने वाले हैं या अपने जो पद से रिजाइन देने वाले हैं? मैंने एक पोस्ट लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि मैं बहुत कुछ कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये लोगों को भी जानना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। पार्टी में मुझे लोगों ने नहीं भेजा है, पार्टी मैंने अपने खुद से चुनी है। जो आवाम के लिए बेहतर होगी, जो आवाम के मसलों मसाइल सुनेगी, समझेगी, उसे ज़मीनी सतह पर पूरा करेगी, महराज उसके साथ खड़ा है। चाहे वो कोई भी है, हम उसकी बात करेंगे। पार्टी के साथ मेरा कोई मतलब नहीं है, पार्टी एक अलग है। पार्टी हमारी जो है दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है, दिल्ली खुशहाल है, दिल्ली का गरीब खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा है। वहाँ बिजली है, वहाँ पानी है, वहाँ बेहतर स्कूल है, वहाँ बेहतर इलाज लोगों को मिल रहा है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरे इलाके के अंदर भी मेरे लोगों को इसी चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। आवाम ने मुझे इख्तियार दिया है, मुझे डीडीसी बनाया है और मोदी सरकार ने दावा किया है कि हम जम्मू कश्मीर में कौंसल बनाए हैं। और कौंसल को क्या इख्तियारात हैं, क्या वो इख्तियारात आपने इस्तेमाल कर पा रहे हैं? वहाँ भाजपा के दलाल जब सामने खड़े होकर इन ऑफिसरों को, और वहाँ बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो ज़मीनी सतह पर काम नहीं करने देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम को गरीबी की सतह पर लाने का काम कर रहे हैं, लैब्स करवा के पैसा इनको जो है, जैसे हमारे यहाँ है क्या रिसोर्स, फ्रूट का हमारा सीज़न रहता है और जहां कश्मीर के अंदर हज़ारों करोड़ का नुकसान हर साल ये लोग करवा रहे हैं, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी 70% जम्मू कश्मीर के अंदर क्लोज़ हुआ है। कहां से पैसा आएगा, कहां लोग जाएंगे? इनको लगता है कि हमारे दरवाज़ों पर आकर हमसे भीख मांगेंगे। हम भिखारी नहीं हैं, हम लोगों को जीने का तरीका सिखाएंगे। मैं सिस्टम से परेशान हूँ। जो इक़्तिदार, जो जिम्मेदारियाँ लोगों ने मुझे दी थी, मैं वो निभा नहीं पा रहा हूँ। अगर सिस्टम ठीक नहीं होगा, आप करोगे क्या? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा। अब लोगों को समझना चाहिए,
लोगों को मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने तो बताया नहीं कि लोगों को मैं किस मसले पे बात कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि जो पैसा हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1400 करोड़ रुपया है, अगर उसमें से मेरे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, उसमें से आखिरी महीने की जब मार्च फाइनल हो जाएगा 200 या 300 करोड़ जो है ज़मीनी सतह पर लगा होगा। उसमें से ठेकेदारों की कमाई, डिपार्टमेंट की कमीशन है, उसके बाद जीएसटी, आप अंदाज़ा लगा लो अगर 300 करोड़ ये यूटिलाइज़ करेंगे तो ज़मीनी सतह पर 50 करोड़ भी नहीं लगा होगा। उससे मेरी डिस्ट्रिक्ट की क्या डेवलपमेंट होगी? तो मुझे इस बात की परेशानी है कि सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, दावे बहुत हो रहे हैं और लोग जल्द से और जुलूसों में करने वाला क्या हो, अब करने वाले मैं क्या यही कह रहा था, मैं करने वाला नहीं, लोगों से मशवरा ले रहा हूं, जिन लोगों ने मुझे इक़्तिदार दिया है, जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, मैं उन लोगों के भरोसे पर उतरने की कोशिश हत्तुल विसा कर रहा हूँ। कभी आराम के साथ बात किया हूँ, कभी चीख के किया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं इस इक़्तिदार पे बैठ के काम करूँ या जिस तरीके से मेरा अंदाज़ है क्या मुझे उसी तरीके से काम करना चाहिए कि अंदाज़ बदलना। मैंने बदल के भी देखा, मैंने आराम से बात करके भी देखा, इस अंदाज से भी, लेकिन लोगों का हल अजाला होते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ। चापलूसी की भरमार है और जो नेता हैं तलवे चाट रहे हैं। वहाँ कौंसल के अंदर भी लोग अगर मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मैं आवाम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जिस आवाम ने मुझे चुना है, मुझे अपनी बात करने का पूरा हक है, और अगर नहीं भी होता तब भी हम लोग करते। मैं मशवरा यही लेना चाहता था कि मुझे कौन सा कदम उठाना चाहिए। मेरा मन तो नहीं कहता है, मैं लड़ाई ऐसे ही लड़ूंगा, सवाल उठाते रहूँगा, लेकिन अगर लोगों के मसले हल नहीं हो रहे हैं तो मुझ पर सवाल क्यों उठाते हो? महराज बेबाकी से अपना काम कर रहा है, ईमानदारी से आपका पैसा आपको लौटा रहा है। सवालों के घेरे में मुझे मत खड़ा कीजिए। अगर आपको लगता है कि महराज ने कहीं गलत किया है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपका पैसा किसी के गरीब का या किसी इंसान का हमने खाया है, तो सवाल मुझ पे करो। वरना अगर दिन रात पागलों की तरह आवाम की बेहतरी चाहता हूँ तो सवाल उसके बाद फिर मुझ पे करेंगे। मुझे उस बात से परेशानी है, जिन लोगों ने भरोसा दिखाया क्या वो भरोसे पे नहीं है? अगर महराज अपनी ईमानदारी पे है तो वो अपने वोट की अदायगी कैसे चाहते हैं महराज से? मैं आवाम से जानना चाहता हूँ। अगर आप खुश नहीं हो तो मुझे बता देना खुशी का राज क्या है, और जो आपको ईमानदार लगेगा मुझे भी दिखा देना, हम भी उसके साथ चलने को तैयार हैं। सियासत ये नहीं है कि हम पार्टी बदल रहे हैं, पार्टी बदलने में लोगों का कोई मसला नहीं, और जब भी हम कोई फ़ैसला लेंगे आवाम के मफाद के लिए होगा। महराज अपने फ़ायदे के लिए कोई भी काम नहीं करता है, और किसी को शौक़ होगा 2 साल से इक़्तिदार में हूँ, अपने घर का काम नहीं किया हूँ, घर के हालात को नहीं जानता हूँ, घर के मकान की तामीर में हाथ नहीं बटाया हूँ। आज काम है घरों के अंदर, हर इलाके के अंदर ज़मीन का काम है, काटने मक्की काटने का काम है। महराज को उन चीज़ों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। सुबह शाम आवाम की फ़िक्र कर रहा हूँ, और लोग सवाल महराज पे करेंगे। मैं आवाम से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़िंदगी दुनिया किसी की नहीं है। अगर लोग समझदार हैं तो ईमानदार को चुनिए। आज मत देखिए, महराज की तकदीर के बारे में मत सोचिए, वरना गुलाम नबी आज़ाद जैसा इंसान आखिरी कोने का जंगल का रहने वाला हिंदुस्तान की तारीख में नाम लिखता है, और लोग सवाल महराज पे करेंगे। और जिस गुलाम नबी आज़ाद की वजह से लोग पागलों की तरह आज लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं, मैंडेट पे भी बात कर रहे हैं, उस गुलाम नबी आज़ाद साहब को महराज एक सवाल पूछता है, 52 साल के कैरियर में उसने क्या बदलाव लाया? लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट दिए, मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं तहसीलें दी, मैं मानता हूँ, लेकिन 52 साल के कैरियर में अगर उसने अपने हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी डॉक्टर नहीं दी तो महराज का सवाल जायज़ है। अगर उसने बिल्डिंग दी, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं, आज भी गुंदों में चले जाइए ना गुंदों के हॉस्पिटल में। जिस आदमी को शौक़ होगा, बिल्डिंगों से क्या आपके बीमारों का इलाज होता है? कल की डेट में एक आदमी को हाथ पे लग गई, चोट लग गई, और उसको वहाँ से रेफ़र किया गया। अगर गुंदों के हॉस्पिटल में वहाँ स्टिचेस नहीं लगा सकते, एक हाथ के स्टिचेस कोई बड़ा मसला नहीं है। जहाँ सिटी स्कैन नहीं होता है, करोड़ों की बिल्डिंग है, आज़ाद साहब की दी हुई है, कॉलेज है जहाँ प्रोफेसर नहीं है, हायर सेकेंडरी है जहाँ लेक्चरर्स नहीं हैं, स्कूल हैं जहाँ स्टाफ नहीं है, तहसीलें हैं जहाँ तहसीलदार और चपरासी के अलावा कोई बंदा नहीं है, तो महराज को तकलीफ़ होती है जनाब। हम लोग खजल हैं। हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी में एक सब्जेक्ट होगा, मेडिकल रखना है हमारे बच्चे दरबदर, नॉन मेडिकल रखना है दरबदर। तो क्या डेवलपमेंट है? हाँ, सड़कों की तामीर करना और फिर पैसा वसूली करना और आज उनके साथ खर्चा करना उस पार्टी को, जी मैं नहीं समझता। और उनके साथ दलाल खड़े, वो सवाल तो बनते हैं। मतलब आपका मतलब जो कहने का मुद्दा मकसद क्या है?
आज़ाद साहब पे आप निशाना नहीं, सौंप मैं रहे हैं। निशाना नहीं साध- यहाँ मैं लोगों को कह रहा हूँ, हाँ। मैं लोगों को कह रहा हूँ। मैंने कहा किसी की मतलब लोगों को तकदीर के बारे में मत आज़ाद सोचो। के साथ नहीं जाना आजाद साहब का एक वक्त था, खत्म हो गया, मत सोचिए आप वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका क्या मैं कहना है? यही कह रहा हूं, क्या कर सकते हैं। जब उन्होंने हिंदुस्तान की बात की थी तब हम जम्मू कश्मीर की बात करते थे। जब हमें सेंटर की ज़रूरत नहीं थी तब उन्होंने सेंटर का ज्ञान दिया, तब उन्होंने हिंदुस्तान की बात बताई, तब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार होनी चाहिए। जब हमारे पास अपने इख्तियारात थे, जब हमें स्टेट पॉलिटिक्स की ज़रूरत थी, जब हमने इन दलों को रोकने की ज़रूरत थी, जब शेख ख़ानदान को रोकना था, जब मुफ्ती ख़ानदान को रोकना था, तब हमें स्टेट की पार्टी चाहिए थी, तब मुझे गुलाम नबी आज़ाद चाहिए था। आज की इस दौर के अंदर अगर जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बन भी जाए, लेकिन सेंटर में अगर उसकी पार्टी है क्या जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगी? आज मुझे सेंटर की पार्टी की ज़रूरत है। महराज मलिक ने अगर आम आदमी पार्टी को चुना है, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी है, और आप देखोगे दुनिया उसको सलाम पेश करती है। जो दुनिया में लोगों की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने वाला काम अरविंद केजरीवाल कर रहा है। मोदी जो गुजरात का दावा कर रहा है, गुजरात मॉडल, पूरे देश का मॉडल गुजरात था, मोदी ने बनाया था। वो लोग भी सुन लें, आज फीका पड़ रहा है दिल्ली के मॉडल के पास। अगर केजरीवाल का मॉडल दिल्ली के लोगों के लिए था, सिर्फ दिल्ली के लिए था, लेकिन दिल्ली का मॉडल देश के मॉडल पे भारी पड़ रहा है। सवाल ये है मेरा, गुलाम नबी आज़ाद के 70, 50, 52 साल का कैरियर और अरविंद केजरीवाल के 5 साल, जिसमें हमने पंजाब के अंदर सरकार बनाई, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं गुजरात के अंदर, जिसमें हम दावा कर रहे हैं कि देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी हमारी है, तो सवाल इन पे नहीं होंगे 52 साल के। लेकिन एक बात है ना, आपको जम्मू कश्मीर, आप जम्मू कश्मीर को कैसे बाहर वाली स्टेटों से यानी कंपेयर? हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत क्या है? यहाँ तो ये तो काफी हमारी नहीं, यहाँ तो जरूरत है लोगों की। अगर सुनिए मेरी बात, अगर जम्मू कश्मीर सुनिए, अगर जम्मू कश्मीर आज़ाद भी हो जाए, एक अलग मुल्क भी बन जाए, तब भी मेरे बच्चों को स्कूल की ज़रूरत है। अगर आज़ाद हो भी जाए तब भी मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर ये अलग हो भी जाए तब भी मुझे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेरे बच्चों को तालीम चाहिए, बेहतर रोज़गार चाहिए, बेहतर सड़कें चाहिए। कुछ भी कर लो आप, कंट्रोवर्शियल है, कुछ भी है, दुनिया के किसी भी कोने को उठा के देख लीजिए, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं हर इंसान को चाहिए। ये मत बोल दीजिए कि आप ये है वो है। 370 के होते हुए भी मेरे लोगों की हालत ऐसी है, आज अगर नहीं है उससे बदतर है, मैं मानता हूं, लेकिन इस सिस्टम को कौन बदलेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने दिया, कौन सा स्कूल है जहां मेरा बच्चा तालीम हासिल कर सकता है? मुझे दिखा दीजिए। कारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलाकों में लोग कहते हैं महराज ने क्या बदलाव लाया। 70 लाख में एक स्कूल की बिल्डिंग नहीं बना सकता। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल 70 लाख में नहीं बना पाएंगे हम। और जहां इन्होंने करोड़ों रुपया, ये कह रहे हैं ना हमने स्कूल दिए, स्कूल की बिल्डिंगों से जो निकली हुई कमीशन वो इनके घरों की दीवारों के साथ लगी हुई है, इनके टीन के साथ चिपकी हुई है, इनके चूल्हों में जल रहा वो गरीब के खून पसीने की कमाई है। उनके बच्चों का मुस्तकबिल उस चूल्हे में जाता है। इनके पेट का निवाला वो एक बच्चे के पैदा होने के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। और आप सवाल मुझसे करेंगे, मैंने कहा कुछ भी है, लेकिन मुझे पानी चाहिए, मुझे सड़क चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए, मुझे बेहतर तालीम चाहिए, मुझे बेहतर रोज़गार चाहिए, मुझे जीने का हक चाहिए। ये हर दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश यही है। और जिन डेवलप कंट्रीज़ को आप देख लीजिए, जो इस वक्त दुनिया के अंदर तरक्की कर रही हैं, उनको ये बेसिक नीड्स अभी मिल रही है। ज़रूरियात की ज़िंदगी हमारे पास नहीं है। धर्म को उठा के लटका देंगे, बोलेंगे ये अधर्मी है। क्या करोगे वैसे धर्म का जब हमारे बच्चों को तालीम नहीं? उनको तालीम दो, वो धर्म को समझेंगे। तालीम से बढ़कर कोई धर्म है ही नहीं। अगर आपके बच्चों को तालीम मिलती है तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को अनपढ़ रखते हैं, जाहिल बनाते हैं, फिर कितना ही धर्म आप उनको सिखाओ, वो सबसे बड़े अधर्म होते हैं। तो मेरा ये मानना है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ सवाल उठते हैं। अगर हमने बीजेपी वालों से जब भी पूछा तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो रोड लोगों पे होते और सड़कों पर होते लोग, लेकिन लोग खुश हैं, इसी में जी रहे हैं, बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, अब इसमें क्या कहना चाहिए? दुनिया जो आई है, हम दुनिया को अपना मकसद बना गए हैं। हम वो लोग हैं जो 10 साल 15 साल ज़िंदगी में अपने बड़े बड़े महलात देखना चाहते हैं। इंसान पैसे से खुश नहीं होता है।
इंसान अपने किरदार से, अपने करैक्टर से खुश होता है। जिस इंसान का किरदार अच्छा होगा वो खुश है। लेकिन लूट कर पैसे की गठरियाँ बनाना, बोरियां बनाना, अगर वो खुशी है तो महराज उसको नहीं मानता है। हमारा ये मकसद है कि हम इंसानियत को समझें। ये जो लोग कह रहे हैं, आप लोगों से पूछ लीजिए, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं अपने इलाके के अंदर किन किन लोगों को देखता हूँ और किन किन हालात में देखता हूँ। आप ही के चैनल ने खबर चढ़ाई थी कि कुछ लोग जो है किसी चीज़ में उठाकर एक बीमार को लेके आ रहे हैं। मुझे वो प्रॉब्लम है, जब टाइम पे उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, आधे से ज़्यादा जब दम रास्ते में तोड़ जाते हैं, मुझे उसकी परेशानी है। मत इसमें चले जाइए कि जम्मू कश्मीर क्या है, हिंदुस्तान क्या है। जो आज ज़िंदा है वो जीना चाहता है। बात ख़त्म। मुलायम सिंह यादव दुनिया में था, सब कुछ था, अब नहीं है, बात ख़त्म। महराज आज है, कल नहीं होगा, मेरे हिसाब से दुनिया ख़त्म। लेकिन सोच ख़त्म नहीं होती है। मैं एक ऐसा रास्ता बनाना चाहता हूँ जिस रास्ते पे अंधा भी चले, हैंडीकैप भी चले और एक अच्छा इंसान भी चले, ताकि हम जिंदा इसलिए रहें कि हम दुनिया को कुछ दे कर जाएं। और ऐसा रास्ता बना के जा रहे हैं जिस पे लोग खुशी खुशी चलेंगे और कोई मतलब नहीं है महराज की कितनी उम्र है। मेरे यहाँ दुनिया के अंदर कितने लोग आए, कितने चले गए, और जिन्होंने अच्छा काम किया उसे आज भी याद किया जाता है। आपको लगता है कि अकेला महराज वो रास्ता निकाल सकता है? अकेला महराज नहीं है, हमारे साथ वो मज़लूम खड़ा है। जैसे आपने कहा कि वायरल वीडियोस होती हैं, उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जो गरीब लिखते हैं, जिनको अंग्रेज़ी लिखनी भी नहीं आती है, वो हमारे साथ खड़े हैं, वो जले हुए लोग हैं। मेरे साथ बहुत बड़ा काफ़िला है और मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, एक बारी हम इनको अपनी ताकत दिखा देंगे। आपको क्या लगता है मैं अकेला हूँ? मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस 20,000 की आवाज़ हूँ। आज अगर मैं कौंसल में बैठकर चीखता हूँ तो ये बात मत सोचना कि महराज अकेला है। मैं उन 20,000 आवाम की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, उनकी आवाज़ पहुँचाने की बात करता हूँ। और जिस दिन हम यहाँ पर कोई प्रोग्राम करेंगे उस दिन आपको पता जाए, हमने तो किया था पीछे भी, डोडा के अंदर रविंदर रैना ने भी किया, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी किया। अगर वहीं आप छोटे से अदने से इंसान ने, महराज ने भी किया था, तो हज़ारों की भीड़ तो वहाँ पर भी थी। आम आदमी हमारे साथ है, हमें ज़रूरत नहीं है चापलूसी, ना हमारी ज़मीर में है, न चापलूसों की चापलूसी से हम सियासत करेंगे। ईमानदारी से सीना ठोक के किसी को मौका नहीं देंगे कि महराज मलिक चोर है। और अपनी छोटी सी ज़िंदगी है, यह हमने दान में दी है, हमें फ़िक्र नहीं है किसी भी बात की। अगर हम वैसे होते तो कब के भाजपा में चले गए होते, कब इन दलालों के साथ बिक गए होते। महराज का ख़रीदार कोई न जना है न जनेगा। और जो आवाम की बेहतरी के लिए कदम उठाएगा, जो आवाम के बेहतर काम में हाथ बटाएगा, जो मज़लूम को इंसाफ दिलाएगा, महराज अगर उसकी सराहना न करे तो महराज इंसान नहीं। लेकिन जिस दिन बड़े से बड़ा आदमी, चाहे कितना ही ताकतवर हो, मेरे गरीब पे उंगली उठाएगा या उस पे जुल्म करने की कोशिश करेगा, तो महराज से ख़तरनाक इंसान उसने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। हम बर्दाश्त नहीं महराज करेंगे। साहब, आखिर पे मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आपका पोस्ट इस पे भी आया था, और चाहे शिवसेना की बात करूँ, कश्मीर की मुख्तलिफ़ पार्टियों की बात करूँ, उस पर जो है उन्होंने आवाज़ उठाई कि अब जम्मू कश्मीर में बियर जो है दुकानों पे मिलेगी। देखिए, यहाँ क्या बहुत कहना कुछ चाहिए? मिलेगा, अभी तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि दुकानों पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बाद में इनको घर पहुंचाना बड़ा आसान रहता है। नशे मुक्त की बात करते हैं। सुनिए मेरी बात, अब इलेक्शन होने वाले हैं, कहाँ ये ढोएंगे? क्योंकि अगर ये गाड़ियों में लाएंगे तो पुलिस पकड़ेगी, कोई इनका साथी नहीं होगा। बीजेपी के सारे पुलिस वाले तो होंगे नहीं, कोई ऐसी टीम, कोई ऐसा SHO, कोई ऐसा बड़ा तगड़ा ऑफिसर टकर जाए तो वो फिर उनके पोल खोल देंगे। इसलिए इन्होंने हर इलाके के अंदर पहुंचा दी। वहाँ दुकानदार को पैसे देंगे, लोगों के घरों में उनको पहुंचा देंगे, और इनको लगता है कि बोतल पे वोट चलेगा। इस बार बोतल पे वोट, आप कुछ भी खोलो, आपको क्या लगता है नशा खत्म होगा भारत के अंदर? नहीं होगा। एक तरफ से सुनिए दावा कर रहे हैं, जब एक ये तरफ दावा कर वही रहे मैं हैं कह रहा हूँ, कि एक हम तरफ से मैं यही बता रहा हूँ, एक तरफ से बेवकूफ़ी है ना, मतलब ये अंधभगत इसी को कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें बराबर की मिलावट है। PS से 2 लड़कों को लगा दिया, यूँ ये नशे की तस्करी करते हैं। अरे भाई, ये तो नशे की तस्करी करते हैं, तो बेचने का काम, तो दलाली का काम आप भी करते हैं। नहीं, ये जो शरेआम आप लोग ला रहे हो, बियर में नशा नहीं है। अगर 4 बोतलें कोई एकदम पी ले, वो तो पागलों की तरह, कुत्ते की तरह सड़क पर भौंकता हुआ किसी का भी गला काट देगा या किसी की टांग पकड़ लेगा। नशा तो हर चीज़ में है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं ये मत कीजिए। क्यों बेचारे को उसको PS से आपने लगा दिया? आज की डेट में उसको छोड़ के उसके घर वालों को समझा दीजिए, उसको ट्रीटमेंट दे दीजिए।
पीएसए लगाकर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? नशा क्या है? भंग पीना नशा लगता है आपको? नहीं, मुझे बता दीजिए, टेबलेट खाना नशा आपको लगता है? ये जो आप सारे बाज़ार आप बेच रहे हैं, तो किसकी बात आप कर रहे हैं? उस बच्चे को आप तरबियत दे दीजिए, उसे आप अपने इलाके के अंदर रख लीजिए, हॉस्टल के अंदर कैद कर लीजिए, उसको बता दीजिए कि नशे के साथ इससे क्या असरात पड़ते हैं। लेकिन आप उसको पीएसए लगाकर ढिंडोरा पीटेंगे कि हम नशे पे जो है पाबंदी लगा रहे हैं, एक तरफ से आप नशे को आम कर रहे हैं। नशा बराबर है, चाहे आप भंगी को कहें या दूसरे को कहें, शराबी को, बराबर का है। या कोई टेबलेट खाता है या इंजेक्शन लेता है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आखिरी बात है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो भी लोग, जिन लोगों को हम मत होता है दिमाग, और दान हम लोग करते हैं, अपने दिमाग से जो वोट हम कास्ट करते हैं वो ईमानदारी से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। कहा कि आवाम ने ईमानदारी की थी, ईमानदारी से वोट दिया था। महराज मलिक ईमानदारी से अपना काम निभा रहा है। चाहे मैं लड़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन आवाम का पैसा नहीं लूटा हूँ। जिस दिन आवाम एक हो जाएगी, पार्टियाँ कितनी भी बने, किसी ने कमेंट किया था कि सब पार्टियों को मिलकर भाजपा को हराना है। सब पार्टियों को मिलने की ज़रूरत नहीं है। महराज को गुलाम नबी आज़ाद की ज़रूरत नहीं है, फारूक अब्दुल्ला की ज़रूरत नहीं है, महबूबा मुफ्ती की ज़रूरत नहीं है, या किसी और दल की ज़रूरत नहीं है। महराज को ज़रूरत आवाम की है। आवाम एक हो जाए, पार्टियों से कोई फिक्र नहीं है। हम जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो 8 कैंडिडेट थे, सब पार्टियां थी, महराज अकेला था, 50% वोट लिया था। लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमने मेजॉरिटी में लाना है, 80% वोट लोग देने चाहिए, क्योंकि पिछड़ी हुई आवाम, मजलूम आवाम 80% है, 80 नहीं 99% आप कह सकते हैं। जो लोग इन दलालों से परेशान है, तो वो आवाम एक दिन एक हो जाएगा। एक बारी ईमानदारी से वोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है आप बिना पैसे के, बिना जहालियत के, बिना सोचे समझे, अगर सोच समझकर आप एक बारी ईमानदारी से वोट डालेंगे, तो आपके इलाके के अंदर आपको भी सुकून होगा और आपका इलाका भी खुशहाल होगा। मेरा यही मानना है कि जिस दिन आवाम एक हो जाएगी, उस दिन आप बेहतर कल देख सकते हो। बीजेपी को अगर रोकना चाहते हो तो दिमाग की माँ बहन नहीं करनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। सिर्फ आप अपना एक वोट जो आपके पास है, मेरे पास एक वोट है, मैं अपना वोट ईमानदार को दूँ, बात ख़त्म। जितने लोग भी देख रहे हैं, आप अपनी अपनी बात करो, आप ईमानदार को चुनो, आपके सर से बोझ उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। फिर जो जालिम होगा वो जिसने निकलना, जिसकी तकदीर में होगा वो निकल लेगा। लेकिन जो आदमी खुद से शुरुआत करेगा, तो आप सिस्टम को बदलते हुए देख सकते हैं। हमारा यही मानना है यार, हम अपने लेवल पे कोशिश करेंगे, ईमानदारी सियासत में दिखाएंगे। मैंने दिल्ली के बदलते हुए देखा है, पंजाब के लोगों ने उसे स्वीकार किया, अब गुजरात के लोग वो चीज़ देख रहे हैं। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और वो लोग वो चीज़ें ले लेंगे, तो मुझे दुख होगा कि मेरे जम्मू कश्मीर को जो चीज़ें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी वो बाद में मिले। मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर को भी शुरुआत। लेकिन आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी कैसे आएगी? ये सवाल मेरा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जो आए थे वो निकल रहे हैं। नहीं, देखो आम आदमी पार्टी, ये क्या है? आम आदमी पार्टी क्या है? आम आदमी पार्टी एक सोच है, जो बिजली की बात करेगी, जो स्कूल की बात करेगी। और कुछ सोच में आके लोग निकल रहे हैं। आप मेरी बात नहीं, सोच में आके लोग निकल, आप मेरी बात नहीं। हाँ। जिसको स्कूलों से प्रॉब्लम है, जिसको अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिल रहा है, जिसको सड़क अच्छी नहीं मिल रही है, जिसको पानी का निज़ाम बेहतर नहीं दिख रहा है, जिसको बिजली यहाँ नहीं दिख रही है, अगर उन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को इलाके के अंदर देखना चाहते हैं, तो वही लोग आम आदमी पार्टी है। अगर वही तो हर एक पार्टी दावा करती है। नहीं, चीज़ों के लिए हर एक पार्टी आप हमें और उनको कंपेयर क्यों कर रहे हैं? देखो, एक चीज़ आपको भी समझनी चाहिए, मुझ पे सवाल उठाने से पहले आपने हमारी पार्टी के बारे में जानना चाहिए। हमने जो दिल्ली में कहा हमने किया। हमने कहा बिजली हम 200 यूनिट फ्री देंगे, दिया। हमने पंजाब के अंदर कहा कि देंगे, तो दिया। उन लोगों के दावे भी देख लीजिए ना, उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, दी। 15 लाख लाएंगे, दिया। आज़ाद साहब ने कहा मैंने ये किया, तो क्या किया? अगर एक हमारे अपने हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर नहीं, तो हमने वैसे ढांचे का क्या करना? इन्होंने कहा हमने बिल्डिंगें बनाई, तो वो बिल्डिंगें ऐसी हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अमेरिका जैसा मुल्क देख रहा है। ये छुपी बात नहीं, आप भी देख लेना। जब दिल्ली का मॉडल, दिल्ली के स्कूल आप देखोगे ना। लेकिन आपके लीडर क्यों भाग रहे हैं? कौन है लीडर? तो भागेंगे भाई साहब। क्यों? यहाँ जो ईमानदार होगा वही टिकेगा।
जो आवाम की खिदमत करना चाहेगा वो इस पर, हम किसी को गले में पट्टा डाल के घसीट के नहीं लाएंगे, कुत्ते को नहीं ला सकते हम। जो दिल खोल कर आएगा, जो इस सोच के साथ जुड़ेगा, जो आवाम के लिए कुछ करना चाहेगा, वही इस पार्टी में रह सकता है। वरना महराज को 8 साल पहले, जब मैं 8 साल पहले था, तब इधर आम आदमी पार्टी का कौन था? आज तो आप कह रहे हैं कि हमसे लोग भाग रहे हैं। चलो भागने के काबिल तो बने ना। पहले जब अकेला था, मुझ पे भी, मेरी भी हिम्मत देख लीजिए कि केजरीवाल दिल्ली के अंदर था, महराज जम्मू कश्मीर के अंदर था। फ़र्क कितना है भाई साहब। अब मुझे लोगों से हमदर्दी थी तो टिका रहा। मुझे आगे का क्या प्लान है? मुझे लोगों से हमदर्दी थी, 2014 से टिका रहा। मुझे उस सोच से मोहब्बत थी तो टिका रहा। अब जो लोग आके भाग रहे हैं उनको अपने आप से मोहब्बत है। अगर महराज को खुद से मोहब्बत होती तो कब का कांग्रेस में चला गया होता, कब का आज़ाद घुट के साथ जुड़ गया होता, कब का भाजपा ज्वाइन कर लिया होता, कब का एनसी चला गया। और ऐसा नहीं कि मुझे, आप इलेक्शन के लिए तैयार हो आगे? मेरी बात सुने, नहीं, वो उसका जवाब मैं दूंगा। हाँ, बोलिए। और ऐसा नहीं है कि महराज को खरीदने के लिए ये खरीदार लोंडे लपोटे नहीं आए थे। मुझे आज भी फ़ोन आया, जब मैंने पोस्ट डाला था, बड़े बड़े नेताओं ने फ़ोन किया। आपको क्या लगता है? उन्होंने सोचा पार्टी छोड़ देगा, और ऐसे ऐसे दलाल वो मुझे खरीदने की कोशिश करेंगे। अब हमें बताएंगे कि हमने किस पार्टी में जाना है। जो शख्स 14 में जुड़ा था और अकेला था, आज लोग हमारी पार्टियों से लीडर भाग रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, लोग भाजपा में बड़े बड़े नेता हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, और मुझे बताएंगे महराज पार्टी छोड़ेगा। मैं सोच के साथ हूँ। जब तक पार्टी की सोच आवाम के हित में है, महराज पार्टी के अंदर है। हाँ, घर के मामलात हो सकते हैं, लेकिन घर के अंदर लड़ेंगे, घर के बाहर वो चीज़ें नहीं होंगी। बहरहाल इलेक्शन होंगे, खाली महराज नहीं। बिल्कुल, आपसे मैं जानना चाहता हूं, मैं वही मैं कह रहा हूँ, हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे गुलाम नबी आज़ाद से इनको फ़र्क नहीं ना पड़ता है। गुलाम नबी आज़ाद है, चाहे कांग्रेस है, DAP है, आया भाजपा है, कुछ भी है, फ़र्क नहीं ना पड़ता है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी, आम आदमी को मौका मिलेगा। यहाँ का कोई भी हो सकता है। जैसे महराज, जिसको इन्होंने कभी टिकट देना नहीं था, महराज को टिकट आया, समझ गए? मतलब महराज इलेक्शन लड़ेगा, मेरे जैसे। आप लड़ोगे? नहीं, कौन लड़ेगा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन? आपको क्या लगता है पंजाब से आके लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल वही तो कौन आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, कौन लड़ेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जम्मू कश्मीर। हाँ, अब वो दलाल नहीं होंगे, वो बड़े बड़े लोगों के बच्चे नहीं होंगे, पोर्टफोलियो नहीं होगा। हाँ, ईमानदार होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और इलेक्शन लड़ेंगे जो ईमानदारी से आवाम का काम करेंगे। बस फ़र्क इतना है, नाम अलग हो। जैसे आज़ाद ने अलग पार्टी बनाई, क्या फ़र्क पड़ा? जो काम आज़ाद को पहले करना चाहिए था, वो काम उसने आज किया। जब वो हिंदुस्तान का ज्ञान देता था, तब हमें जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की ज़रूरत थी। आज जब जम्मू कश्मीर के लोगों को सेंटर की ज़रूरत है, तब वो स्टेट की पार्टी बना। और दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरनेट पे रहेगी, ये वीडियो आपके पास रहेगी और लोगों के पास भी रहेगी। मतलब ये अपनी ज़ात का फ़ायदा मांगते हैं, ये वक्त के हालात के साथ कंप्रोमाइज़ करने वाले लोग हैं, और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। अब आज़ाद करेगा, उसकी झुर्रियाँ पड़ी हैं जनाब, चलने को हिम्मत नहीं होगी। ये इलाकों में कौन जाएगा घोड़े पे सवारी करके? या लोगों को, इनको लगता है कि हम अब पीठ पे लोग उठाएंगे। अब वो नौजवान नहीं है। आज का नौजवान बाल 100 रुपये में काटता है, आप समझ लेना इस बात को। और आपको लगता है कि आज वो बुढ़ापे में हमें ढोएगा। इनको हमने जवानी में भी ढोया है। हमारे बाप दादाओं ने इनको पीठ के कंधे पे उठा, पालकियों में उठा उठा के लिया है, जब ये लोग जवान थे। आज इनको लगता है बुढ़ापे में भी सैर कराएंगे। कोई इनको सैर कराने वाला नहीं। अब आप अपने घर को देखो, अपने घर के गुनाहों की माफ़ी मांग लो। जो आपने किया है उन गुनाहों की माफ़ी ले लो। लेकिन लोग इनके साथ क्यों हैं? आपने देखा ना, काफिलों के काफिले लोग इनके साथ लोग हैं। इनके साथ लोग इसलिए हैं क्योंकि उनको एक खाए हुए MP लड है, MLA, वो कुछ फंड्स रहती है, इसलिए वही लोग हैं जिनको बाथरूम मिला। बाथरूमों के पीछे ये लोगों के जज्बात के साथ थोड़ी खेलेंगे, और लोग इनके बाथरूमों के साथ चलने वाले नहीं हैं। MP लड ये लोग खाएं और गरीब को बोलेंगे वोट दें। मैं आखिरी बात यही कह रहा हूँ कि लोगों को समझना चाहिए, और आने वाला कल जो है बेहतर। तो नाज़रीन, आपने जिस तरह से देखा, हमने महराज साहब से बात की और हर एक सवाल इनसे पूछा, गुस्से को लेके भी और उसके बाद सियासत को लेके भी हमारे सवाल हुए। गुफ्तगू तो काफ़ी लंबी हुई, लेकिन इनका कहना है कि मैं इसलिए गुस्सा करता हूं क्योंकि हमारे एक ज़िला के अंदर 1414 करोड़ रुपए आता है, और आखिर वो जाता कहाँ है, लगता कहाँ है। बहरहाल नाजरीन, इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।